नमस्कार। क्या आपको पता है कि भारत में पैसे को लेकर रूल्स अब काफी बदल गए हैं और अगर इन नए बदलावों के बारे में पता नहीं चला तो ये काफी महंगा पड़ सकता है। जी हाँ, रिजर्व बैंक और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे नियम लागू किए हैं जिन्हें समझना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए आज इन्हीं नियमों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अब ये सवाल सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच हो सकता है। देखिए, नए फाइनेंशियल रूल्स को ना समझने की गलती बहुत भारी पड़ सकती है। और ये सिर्फ डराने वाली बात नहीं है, बल्कि एक असली रिस्क है जिसके बारे में जानना ही चाहिए। जी हाँ, 400%। ये वो मैक्सिमम पेनल्टी है जो किसी ऐसे ट्रांजैक्शन पर लग सकती है जिसका आप हिसाब नहीं दे पाते। तो पिछले सवाल पर वापस आते हैं। सोचिए, आपके 2 लाख के लेन देन पर सवाल उठता है और आप उसका सोर्स साबित नहीं कर पाते, तो उस पर 400% जुर्माना यानी 8 लाख रुपए लग सकते हैं। ये बहुत बड़ी रकम है और ये नियम असल में काले धन पर रोक लगाने की एक कोशिश है। तो चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आज हम इन सभी जरूरी टॉपिक्स पर बात करेंगे। हम उस 400% पेनल्टी वाले रूल से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैश, कार्ड्स और इन्वेस्टमेंट से जुड़े नियम क्या कहते हैं, और आखिर में समझेंगे कि कैसे आपका पैन कार्ड इन सभी को एक धागे में पिरोता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैश यानी नकद की। जो पैसा हमारे हाथ में होता है उसको लेकर अब नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गए हैं। आइए देखते हैं कि किन लिमिट्स का ध्यान रखना है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। यहाँ सेविंग्स और करंट अकाउंट के बीच एक बहुत दिलचस्प फर्क है। अगर कोई अपने सेविंग्स अकाउंट में एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करता है तो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। लेकिन अगर किसी का कोई छोटा मोटा कारोबार है और वो करंट अकाउंट इस्तेमाल करता है तो ये लिमिट बढ़कर 50 लाख रुपए हो जाती है। इसीलिए बिजनेस के लिए हमेशा करंट अकाउंट का इस्तेमाल करना एक स्मार्ट मूव है। और ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। आप एक दिन में एक ही इंसान को 2 लाख या उससे ज्यादा कैश नहीं दे सकते। अगर ऐसा किया तो दिए गए अमाउंट के बराबर मतलब 100% जुर्माना भरना पड़ सकता है। मान लीजिए आपने किसी को 3 लाख कैश दिए तो आप पर 3 लाख का जुर्माना लग सकता है। चलिए अब कैश से थोड़ा डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ते हैं। हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और एटीएम के इस्तेमाल को लेकर भी कुछ जरूरी बदलाव हुए हैं। आइए देखें कि ये क्या हैं। पहले क्या होता था, एटीएम से पैसे निकालने की फ्री लिमिट अलग होती थी और यूपीआई से कैश निकालने की अलग। लेकिन अब नया नियम यह है कि चाहे कार्ड से पैसे निकालें या यूपीआई से, दोनों को एक ही लिमिट में गिना जाएगा। मतलब अगर बैंक ने महीने में 5 फ्री ट्रांजैक्शन दिए हैं तो बस वही टोटल लिमिट है, चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल करें। और अगर इस मिलीजुली फ्री लिमिट को पार कर दिया तो हर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन पर लगभग 23.5 रुपए का चार्ज देना होगा। इसलिए अब अपने एटीएम और यूपीआई कैश निकालने के तरीकों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में भी थोड़ी सावधानी जरूरी है। अगर एक साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल कैश में भरा या फिर टोटल क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 10 लाख से ज्यादा हो जाता है तो इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। कई बार हम दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद के लिए अपना कार्ड दे देते हैं ना, लेकिन अगर खर्चा आपकी बताई गई आमदनी से मेल नहीं खाता तो सवाल उठ सकते हैं। अब आगे बढ़ते और देखते हैं कि पैसों को बढ़ाने यानी इन्वेस्ट करने और फॉरेन करेंसी के लेन देन पर कौन से नए नियम लागू होते हैं। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा की कोई नई फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी करवाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर नजर रखेगा। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि ये नियम सिर्फ नई एफडी पर लागू होता है, आपकी पुरानी एफडी के रिन्यू होने पर नहीं। जो लोग विदेश यात्रा करते हैं या विदेशी वेबसाइटों से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है। अगर आपके फॉरेन करेंसी से जुड़े ट्रांजैक्शन या करेंसी बदलने की कुल रकम एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार को ये सब कुछ पता कैसे चलता है, इन सभी लेन देन पर नजर कैसे रखी जाती है। इसका जवाब एक ही डॉक्यूमेंट में छिपा है जो हमारे फाइनेंशियल जीवन का फिंगरप्रिंट बन गया है, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड। यही वो कड़ी है जो आपके बैंक खातों, इन्वेस्टमेंट, बड़ी खरीदारी और क्रेडिट कार्ड को एक साथ जोड़ती है। लेन देन को अलग अलग बैंकों में बांटकर इस ट्रैकिंग से बचा नहीं जा सकता क्योंकि आपका पैन हर जगह जुड़ा हुआ है। और ये स्लाइड तो बहुत अच्छे से दिखाती है कि पैन की पहुंच कितनी गहरी है।
चाहे 10 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदें, 50,000 से ज्यादा की एफडी करें या 2 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी, पैन देना जरूरी है। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के हर निवेश के लिए भी ये जरूरी है। मतलब ये सिस्टम अब बहुत बड़ा हो चुका है। चलिए अब कुछ और जरूरी बैंकिंग बदलावों पर एक नजर डालते हैं जो हमारे पैसों और अधिकारों पर असर डाल सकते हैं। आरबीआई ने लोन रिकवरी को लेकर ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नए नियम बनाए हैं। अब कोई भी रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद परेशान नहीं कर सकता। साथ ही वो आपके रिश्तेदारों को फोन करके या उनके घर जाकर भी परेशान नहीं कर सकते। डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए आरबीआई एक मुआवजा पॉलिसी लाने पर विचार कर रहा है। अगर ये लागू होती है तो 50,000 रुपए से कम की धोखाधड़ी होने पर 25,000 रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। लेकिन याद रहे, ये सुविधा जीवन में सिर्फ एक बार ही मिलेगी और ये नियम अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है, लागू नहीं हुआ है। बहुत से लोग जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाहते हैं, लेकिन सारे जीरो बैलेंस अकाउंट एक जैसे नहीं होते। खास तौर पर प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों के साथ कुछ बड़ी सीमाएं जुड़ी होती हैं। इस स्लाइड पर देखिए, इन जनधन खातों में किसी भी समय 50,000 रुपए से ज्यादा बैलेंस नहीं रख सकते, एक साल में कुल जमा 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता और एक महीने में आप सिर्फ 10,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। ये बेसिक बैंकिंग के लिए हैं, जिन्हें बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट या BSBDA भी कहते हैं। अगर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो SBI या कोटक महिंद्रा बैंक के सामान्य जीरो बैलेंस खाते बेहतर विकल्प हो सकते हैं, जिनमें ऐसी कड़ी पाबंदियां नहीं हैं। तो इन सभी नियमों को जानने के बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है, जब हमारी हर फाइनेंशियल एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है तो एक जिम्मेदार नागरिक होने का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ टैक्स चुकाना है या फिर अपने पैसे को लेकर ज्यादा पारदर्शी और जागरूक होना भी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।